नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भाई सीधी बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर एग्जीक्यूटिव है ना, वो रिस्पॉन्सिबल हो लेजिस्लेचर के लिए। तो ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम का सिग्नल दे देता है। सीधा मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी पावर को ड्रॉ करते हैं लेजिस्लेचर से। जैसे कि हमारे देश में हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर कब बनता है भाई कोई भी इंडिविजुअल, जब उसकी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिले, या फिर वो ऐसे दल का या ऐसे ग्रुप ऑफ एमपीज का लीडर हो जिसके पास में लोकसभा में मेजोरिटी हो, तो वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब जिसके पास, जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिल रही है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो लोकसभा में सवाल जवाब भी डेफिनेटली उस इंडिविजुअल से होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहां से पावर ड्रॉ कर रहा है, लेजिस्लेचर से ही तो कर रहा है। लेजिस्लेचर के आधार पर ही तो काम कर रहा है कि हाँ भाई वहां पर उनको कहीं ना कहीं मेजोरिटी मिली, जिसके आधार पर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। वहीं दूसरी तरफ फेडरल सिस्टम की बात करें, तो आप यहां पर एक तरीके से पावर एक तरीके से पावर डिवीजन या आप कहो कि सब्जेक्ट डिवीजन की बात करते हो। पावर डिवीजन, सब्जेक्ट डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि आपको यहां पर दो लेवल पे सरकारें मिलेंगी, ठीक है। एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की और एक स्टेट गवर्नमेंट की, मोटी मोटी बात की जाए तो अगर ये दो लेवल पे मिनिमम हमारा पावर का डिवीजन देखने को मिल रहा है और सिस्टम रन हो रहा है, तो वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लेके आया हूं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। क्यों देने हैं मैं बताता हूं। एक तो ये कि आपकी को थोड़ी बहुत तैयारी हो रखी है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरा कि जब ये आपका वीडियो कंप्लीट होगा, तब तक इसको, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, तो आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल्स आर नॉट फाउंड इन इंडियन फेडरेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ ए फेडरल लेजिस्लेचर। थर्ड, यूनियन कैबिनेट बी डिस्ट्रॉयड बाई एनी union cannot be destroyed by any state seceding from the union at its will. Fourth, federal government can redraw the map of the union by forming new states. आपको ध्यान रखना है, नॉट फाउंड इन इंडियन फेडरेशन, हमारे फेडरेशन का जो फीचर नहीं है, वो आपको आंसर देना है। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है, सीधा ध्यान से पढ़ लेना है चारों ऑप्शंस को और देखना है कि कौन सा हमारे यहां पर नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि एक तो असर्शन है, दूसरा रीजन है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो बतानी है हमें। असर्शन क्या कह रहा है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरल स्टेट। रीजन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द यूनिट्स, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई आर्टिकल 1 के अंदर हमारे देश के बारे में ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और इसके लिए कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं स्टेट्स के एग्रीमेंट के आधार पर डेवलप होया हुआ नहीं है। तो क्या ये सही बात है जिसकी वजह से हमने यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है? अगर ये बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या कोई सा गड़बड़ लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है ए बी सी डी में से, ठीक है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखो आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के तहत आप अगर 2025 यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। एमसीक्यूज की बात करो तो जीएस के 4,500 से ज्यादा, सी सैट के 700 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, और मेंस के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 450 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस की, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, और 30 से ज्यादा एसए के टॉपिक्स के ऊपर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये डिफरेंट फेजेज में हम रन करा रहे हैं। तो ऐसे में आप फर्स्ट फेज की बात करो, 20 अगस्त से 10 नवंबर, जो अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं चारों के चारों पिलर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सिमिलरली फेज 2 है, वो 11 नवंबर से 25 जनवरी तक। तीसरा फेज 1 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगा, और चौथा फेज 23 मार्च से 11 मई तक चलेगा। और पांचवा फेज है ना,
जब आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा उसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि फेज्ड मैनर में आपकी तैयारी को लेवल बाय लेवल आगे से आगे पुश करने का ये प्रोग्राम है। सीधी बात है, सेल्फ स्टडी में एक पुश के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखो जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो मुद्दा यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैंने बताया अभी कि एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। स्टेट लेवल पे भी देखो किसकी सरकार बनती है? जिनके पास में विधानसभा में मेजोरिटी हो, या फिर उन पार्टीज का ग्रुप जिनके पास में ओवरऑल मेजोरिटी ज्यादा है, तो वो कोalition की गवर्नमेंट भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट की, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, दोनों में मैकेनिज्म एक ही काम कर रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। इसका मतलब जवाब देना पड़ता है भाई लेजिस्लेचर में ऑपोजिशन के, और ये लीडर्स जब सवाल पूछते हैं तो रूलिंग पार्टी को या रूलिंग लीडर्स को जवाब देना पड़ता है। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग नेम्स भी होते हैं, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का तो प्रिंसिपल है ही। इसी मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता है ना, वेस्टमिंस्टर एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट लोकेटेड है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर रीजन। ओके, तो उसी के नाम पर उसी मॉडल को हमने फॉलो किया है, तो कहीं ना कहीं उस मॉडल के नाम पर इसको वर्ल्ड फेमस एक नाम भी दे दिया गया, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी। वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको जापान में मिल जाएगी और कनाडा में भी मिल जाएगी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 और 75 में मिल जाएगा, अगर हम सेंट्रल या यूनियन लेवल की बात करें। और आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 में आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन मिल जाएगा, अगर आप स्टेट की बात करें। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 74 तो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं लीडर, और बाकी मिनिस्टर्स होते ही हैं। तो उनसे रिलेटेड प्रोविजन है कि भाई प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके लीडर प्राइम मिनिस्टर होंगे। वहीं पर 75 आर्टिकल ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर हैं, पीएम है, इनकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो किस तरीके से होगी, किस लिहाज से होगी। इसी तरीके से आर्टिकल 163 में प्रोविजन दिया हुआ है कि स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन को या पूरे मैकेनिज्म को रन कराने के लिए गवर्नर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसको लीड करेंगे चीफ मिनिस्टर, और उनके अपॉइंटमेंट और उनसे रिलेटेड प्रोविजन है वो आर्टिकल 164 में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या समझते हो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। और इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा कि एसआर बोमई केस जब आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब वर्डिक्ट आया, तो उसमें साफ साफ ये बोल दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और फेडरलिज्म जो कि एक ऐसा बिहेवियर है जिसके चलते आप पावर को डिवाइड कर रहे हो सेंटर और स्टेट लेवल पे, बोले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए भी चेंज नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। अब देखो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर लें और प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी एक होता है, उसकी बात कर लें, तो दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे ना, तब आप एकदम क्लियरली समझ पाओगे कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो इंडिया में हमारे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो इनमें डिफरेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आपके नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखते हो कि हर काम हमारे देश में प्रेसिडेंट साहब के नाम पे होता है, पर क्या वो काम वाकई में प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं? नहीं, एक्चुअल में वो काम करने का जो पावर है वो है किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो हमारे यहां पर डी जूरे दैट मींस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है, और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जो है, जो एक्चुअल में इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे फिनोमेना देखने को मिलता है। वहीं पर आप अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करोगे ना, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि इफेक्टिवली काम करता हुआ भी आपको प्रेसिडेंट ही दिखेगा, और प्रेसिडेंट के नाम, मतलब एक तरीके से नाम भी प्रेसिडेंट का ही होता है, साइन भी प्रेसिडेंट के ही चलते हैं जब भी कोई फाइनल बड़ा काम होता है फेडरल लेवल का, और वो काम डिसीजन मेकिंग में भी अपना रोल प्ले करते हैं। हमारे यहां पर तो मैंने बताया ना आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो है, वो एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करती है प्रेसिडेंट को, तो उसके आधार पर वो काम किया करते हैं। इसके अलावा हमारे यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो तो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है वो तो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। वहीं पर आप क्या देखते हो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे देश में।
वहीं पर अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि प्रेसिडेंट है ना, वो ही हेड ऑफ द स्टेट है और वो ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। इसका मतलब सरकार को भी वही लीड कर रहे हैं और पूरे देश का मालिक भी उसी प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो दोनों में ये एक तो डिफरेंस हो गया। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजोरिटी रूल का मैकेनिज्म रन करता है। इसका मतलब कि हमारे देश में जिस भी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलती है वो अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करवाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपको मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। मान लो किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर के भी अपनी मेजोरिटी बना सकती हैं। जैसे कि अभी करंटली हम देखें तो एनडीए की रूलिंग चल रही है सेंट्रल लेवल पे, तो ये मिलकर के पार्टीज ने अपना मेजोरिटी साबित किया है ना, तो वो कोalition की गवर्नमेंट हो गई, मतलब गठबंधन की सरकार हो गई। वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि देखो, अगर अमेरिका की बात करें तो टोटल 50 स्टेट्स हैं। वहां पर स्टेट्स में जितनी वहां की पॉपुलेशन है, अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर नंबर ऑफ इलेक्टोरल इंडिविजुअल्स अपॉइंट या फिर कहते हैं कि उनका इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, 50 स्टेट्स में से मान लो टोटल इलेक्ट होकर के मान लो 250 के लगभग इंडिविजुअल्स इलेक्ट होकर के आ गए। अब वो इलेक्ट हो गए हुए इंडिविजुअल्स है ना, वो जिस भी पार्टी के होंगे उस पार्टी के अकॉर्डिंग वो अपने जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन तक अपना वोट फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब एक तरीके से उन इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी मेंबर्स हैं हर एक स्टेट के, वो अलग अलग पार्टी के होते हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो ऐसे में वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग होंगे वो अलग अलग स्टेट से अपना अपना फिगर लेकर के आगे आएंगे और फिर वो लोग जिस भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट देना होगा पार्टी वाइज उसको वो फॉरवर्ड कर देंगे अपना वोट। इस तरीके से क्या हुआ, जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट आ गए, जिसके पास में इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से सबसे बड़ा सपोर्ट मिल गया, वही वहां पर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए आपको क्या लेजिस्लेचर के अंदर मेजोरिटी देखने की जरूरत पड़ी? नहीं। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मेजोरिटी खत्म हो गई ना किसी पार्टी की, जो रूलिंग पार्टी है, तो उसका लीडर ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी वाली पार्टी होती है वही रूल करती है। जबकि प्रेसिडेंट जो एक बार इलेक्ट हो गया ना, वो तब तक काम करता रहेगा जब तक या तो 4 साल का टेन्योर कंप्लीट ना हो जाए, या फिर वहां की जो यूएसए के एग्जाम्पल के तौर पे हम चल रहे हैं, वहां की जो कांग्रेस है, वहां की जो पार्लियामेंट है, वो उस प्रेसिडेंट को इंपीच ना कर दे, महाअभियोग ला करके हटा ना दे कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाला इंडिविजुअल है, इसको तो हटा देना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां पर मेजोरिटी लूज हो रही है, मेजोरिटी मिल रही है ना। अभी मानो कि जो बाइडेन की पार्टी की अभी रूलिंग चल रही है, अगर हम बात करें, जो बाइडेन डेमोक्रेट है, पर अगर देखोगे ना आप कि यूएस कांग्रेस के अंदर पकड़ आपको ज्यादा दिखेगी रिपब्लिकन्स की, पर जो बाइडेन प्रेसिडेंट तो बन ही गए ना। तो पॉइंट यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं उनको अपनी पार्लियामेंट के लोअर हाउस, जैसे कि हमारा लोकसभा है, वहां पर मेजोरिटी साबित करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेपरेटली अपने हिसाब से इलेक्ट होकर के काम करते हैं। हाँ, अगर उनके द्वारा कोई गड़बड़ कर दी गई तो उनको हटाने के लिए इंपीचमेंट का मोशन जरूर वहां की पार्लियामेंट, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, वो ला सकती है। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब सिंपल है कि भाई आप देखते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेजोरिटी के आधार पर बनती है, और अगर आप क्या देखते हो कि लोकसभा की मेजोरिटी के आधार पर, और लोकसभा में अगर किसी भी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने का मतलब ये हो गया कि लोकसभा में जिसकी द्वारा सरकार बनाई हुई है उनके पास में मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसे में उनके हाथ से निकल जाएगी सत्ता। क्योंकि सीधी बात है, आपके पास में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 50% और एक सीट एक्स्ट्रा ले लो, इतनी सीटों से कम है, इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी नहीं है तभी तो आपके पास, आपके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस आया कि भाई विश्वास नहीं है आपके ऊपर। विश्वास नहीं का मतलब वोट में आपकी कमी आ गई, तो ऐसे में फिर उनको रिजाइन और एक तरीके से जगह छोड़नी पड़ेगी जो भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे। सिमिलरली दूसरी तरफ, अगर इसी के ऑपोजिट दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या काम होता है कि यहां पर क्या हमने देखा कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट वहां की कांग्रेस या फिर जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें मेजोरिटी के आधार पर प्रेसिडेंट बने थे क्या? नहीं ना। तो यहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई खेल ही नहीं है यहां पर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल हेजेमनी होती है। इसका मतलब ये कि सिंगल पार्टी जो है वो अपनी रूलिंग को कंटिन्यू करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी हुई। तो वहां पर वो जितने भी इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर बनेंगे, उनकी आइडियोलॉजी आपको एक जैसी दिखेगी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगी। सिमिलरली अगर कोalition गवर्नमेंट भी बनती है तो वहां पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सर्वसहमति से लिए जाएंगे। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में थोड़ा सा यहां पर पेचीदगी आती है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहां पर कोई रोल है नहीं। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो उनके द्वारा जब कभी भी आप क्या कह सकते हो कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन कराया जाता है तो वो अपने साथ में आप कह सकते हो सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट करवाते हैं। अब वो सेक्रेटरीज कोई भी हो सकता है, इलेक्शन की तो जरूरत है नहीं। आपने सुना होगा प्रेसिडेंशियल मतलब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाम सुना होगा। तो उसका मतलब सिंपल है कि प्रेसिडेंट जो है वो सेलेक्टेड इंडिविजुअल को अपने हिसाब से अपॉइंट करते हैं और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे देते हैं, अलग अलग सेगमेंट दे देते हैं कि भाई आप फॉरेन अफेयर्स को देख लो, आप डोमेस्टिक इश्यूज को देख लो, आप डिफेंस को देख लो, है ना, डिफेंस सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, ऐसे आपने सुना होगा वहां पर। तो पॉइंट ये है कि अपॉइंटमेंट जो है वहां पर अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपनी विल पे करता है, अपनी चॉइस के इंडिविजुअल्स पे। कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग वहां की कांग्रेस, वहां की पार्लियामेंट के मेंबर हो ही। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बनते हैं वो इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। हाँ, एक केस है कि बिना पार्लियामेंट के मेंबर बने भी इंडिविजुअल मिनिस्टर बन सकता है हमारे देश में। बट पॉइंट क्या निकल के आता है कि उस इंडिविजुअल को 6 महीनों के अंदर अंदर मेंबर बन जाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के अपर हाउस, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर उसको बन के आना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंटिन्यू करवाएंगे। वहीं पर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कोई इलेक्शन का सीन नहीं है। इलेक्शन केवल प्रेसिडेंट का होता है और उनके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा कर दी जाती है। क्लियर? इसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर डबल मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगी। कैसे? कि एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते एक पार्लियामेंट का मेंबर भी है, लेजिस्लेटर भी है, और वहीं पर वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर जब बन गया तो वो सरकार भी है। कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का पार्ट हो गया वो, है ना। वहीं पर इधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो मैंने बताया आपको कि सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो सेक्रेटरीज वहां से हो, मतलब वहां की कांग्रेस या वहां की पार्लियामेंट से, वो कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है। प्रेसिडेंट अपनी विल से, अपनी इच्छा से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर दिखेगा। कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी के मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं भाई। एक तो एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी और एक लेजिस्लेचर। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल टाइटली सेपरेटेड है वहां पर। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो गया तो वो अपने सेक्रेटरीज की जो अपॉइंटमेंट करेंगे उसमें लेजिस्लेचर से भी नहीं पूछेंगे और जुडिशरी का तो कोई रोल होता ही नहीं है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आप क्या देखते हो कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स की जो अपॉइंटमेंट हो रही है उस अपॉइंटमेंट के अंदर आपको एमपी भी रहना होगा और वही फिर बाद में एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी बन जाते हैं। तो ये सीन हमें यहां पर समझना है। अब देखो, जब दोनों सिस्टम्स की बात करें तो इनमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो दोनों सिस्टम की कुछ अच्छाइयां और बुराइयों की बात भी हम कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो देखो, सबसे पहले चीज हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। तो देखो, मेरिट्स में देखो, हमेशा प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको स्टेबल गवर्नमेंट देता है। कैसे? हमें पता है कि कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला ही नहीं सकता प्रेसिडेंट के खिलाफ में, है ना, और इंपीचमेंट के अलावा कोई और तरीका है नहीं उनको हटाने का। तो मोरलेस सरकार बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे कि यूएसए के अंदर। वहीं दूसरी तरफ पॉलिसीज हैं वो भी डेफिनेट रहती हैं। कहने का मतलब कि आज अगर पॉलिसी बना दी गई है तो उसको फिर बाद में चेंज करने के लिए 4 साल का इंतजार ही करना पड़ेगा। और मोरलेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जब कोई भी पॉलिसी योजना बनाई जाती है
तो वो मेंटेन रहती है, कंटिन्यू रह जाती है। हमारी तरह नहीं है कि हाँ जी आज अगर कोई गठबंधन की सरकार बनी, आज कोई पॉलिसी बनाई, वो गठबंधन की सरकार की गिरी और पॉलिसी चेंज हो गई, तो ये चीजें वहां पर देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा सेपरेशन का जो मैकेनिज्म है मैंने बताया कि कैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली सेपरेटेड है। और सरकार जो होती है, प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने डोमेन के। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मिनिस्टर हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता, इसलिए फिर सचिवालय में सचिव बैठ करके काम करते हैं। वहां पर तो वो एक्सपर्ट्स को ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है। डीमेरिट्स की बात करें तो देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चलते रहते हैं। अगर यूएसए की बात करो, जैसे कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया, जबकि वहां पर यूएसए की कांग्रेस के अंदर डोमिनेंस किसकी है, रिपब्लिकन्स की, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की, तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सिमिलरली यहां पर कोई भी सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों जी? क्योंकि सरकार बनती ही सेपरेटली है, अलग से ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे यहां पर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सीधी बात है, डेफिनेशन ही यही है कि एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। वहां पर ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई केस ही नहीं था। इस वजह से हमने प्रेफरेंस दी कि यार सरकार तो रिस्पॉन्सिबल ही होनी चाहिए, जिसे सवाल पूछा जा सके, जो ज्यादा गड़बड़ करे तो उसको फिर बाद में ऑपोजिशन वाले या फिर कोई भी मंत्री लोग अगर खुश नहीं है तो वो सेपरेट और निकल जाए और सरकार माइनॉरिटी में जाकर के गिर जाए। बट वहां पर यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल है। वहां पर डर ये रहता है कि कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप का एक अप्रोच देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट जो चाहते हैं वो करते ही हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे यहां पर नहीं होती। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डीमेरिट्स है। इसके अलावा ऑटोक्रेसी, अगेन वही बात, मनमानी करने लग जाते हैं। और नैरो रिप्रेजेंटेशन, अगेन प्रेसिडेंट का तो चलो ठीक है आपने इलेक्शन कर लिया, पर बाकी जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो इंडिविजुअल प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं वो तो अपॉइंट किए जा रहे हैं ना। वो कोई ये थोड़े ना कि हाँ भाई एक्स वाई जेड कम्युनिटी की इतनी रिप्रेजेंटेशन आ गई, महिलाओं की इतनी है ना, वो चीजें वहां पर देखने को नहीं मिलती। तो ये डिमेरिट्स हैं। वहीं पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बजाय हार्मनी होती है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो लेजिस्लेचर के मेंबर होने के नाते एग्जीक्यूटिव्स को जवाब देना पड़ता है, जैसे कि हमारी सरकार जवाब देती रहती है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई डिस्प्यूट देखने को मिले। वहीं पर हमारी सरकार जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल सिस्टम के ऊपर काम करती है। इसका मतलब ये कि जब कभी भी कोई मिनिस्टर के द्वारा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, प्रेसिडेंट साहब के साइन करवा करके काम किए जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सबकी साथ में रहती है। कहने का मतलब सब एक आवाज में एक तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर देखा जाए तो पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव के, जो कि हम जानते हैं कि कैसे सेशन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर के टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिस्कशन डिबेट्स होते हैं, सेशन को एडजॉर्न कर दिया जाता है कि हाँ भाई काम नहीं चलेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके सरकार गिराई जा सकती है। क्या ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में था? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर कंट्रोल है ना। इसके अलावा डेस्पोटिज्म को भी कंट्रोल करने में ये बहुत इफेक्टिव है। कहने का मतलब डिक्टेटरशिप आने का कोई स्कोप ही नहीं है। अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा कि हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आ गई तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, इस तरीके के बहुत सारे स्लोगन सोशल मीडिया पे आपने देखे फैले। तो क्या हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ सकती है? अरे भाई पहली चीज तो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में उनको सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ा, गठजोड़ करना पड़ा। 240 सीटें बीजेपी के पास में, चाहिए 272 सीटें, 272 सीटों में जो भी शॉर्टेज बच गई 32 सीटें वो फिर जुगाड़ करके सेटिंग करके बनानी पड़ी है। तो कुल मिलाकर के वहां पर क्या मनमानी कर सकता है हमारा प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि ऑपोजिशन के जो लीडर हैं और बाकी जो लोग हैं वो मिलकर के काम करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी होते हैं कि हाँ जी एक सरकार गिरी तो हम गठबंधन बना करके ऑपोजिशन वाले दूसरी सरकार बना लेंगे। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन की भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करने का पूरा मौका मिल जाता है। वहीं पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की कुछ कमियां भी है। पहली कमी तो क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट। आपको पता है सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर मेजोरिटी से डाउन गए, 272 के मार्क्स से नीचे गए लोकसभा में, सरकार गिर जाएगी। इसके लिए क्या हो सकता है? अगर कोalition की गवर्नमेंट है तो जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं वो निकल जाए। जैसे चिराग पासवान जी का आप इंसिडेंट देख रहे होंगे कि हाँ जी चिराग पासवान जी निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, मीडिया में कितना माहौल बन रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान अगर चले जाते हैं ना, तो उस केस में फिर सरकार गिरने का स्कोप बन जाता है। सरकार गिरने का भी नहीं तो माइनॉरिटी की तरफ चले जाएंगे, फिर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इनकी तरफ नजर जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे यहां पर सरकारें अनस्टेबल देखी जाती हैं। अगर
स्टेबल भी है, तो आप खुद देख सकते हो कि कैसे स्टेट लेवल पे भी तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है ना। तो वहां पर भी लोग क्या होते हैं, अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसे में फिर बाद में अपनी जो रूलिंग पार्टी है वो माइनॉरिटी में चल जाती है, सरकार गिर जाती है। इसके अलावा पॉलिसीज की कंटिन्यूटी हमारे देश में देखने को बहुत कम मिलती है। रीजन बीइंग, सरकार बदली, पॉलिसी बदल दी, आते ही पता पड़ा कि एक योजना कल शुरू हुई थी, उसको बंद करके अब नया ही कुछ स्टार्ट कर दिया, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिक्टेटरशिप एक इंडिविजुअल की तो नहीं होती, पर कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है। आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि मेजोरिटी जिस भी पार्टी के पास होती है उसके मेंबर बनकर मिलकर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो लीडर है या फिर कहो कि उस मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा उसको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देंगे, जिसके आधार पर बाकी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी। तो ऐसे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रही है उसमें बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, जिसमें यूनियन मिनिस्टर भी हो गए, स्टेट मिनिस्टर भी हो गए, डेप्यूटी मिनिस्टर भी हो गए, ये मिलाकर के पूरी आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। पर क्या डिसीजन मेकिंग किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं। उसमें जो यूनियन मिनिस्टर है ना, इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस, होम, है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो फाइनल होता है। इसलिए क्या कह दिया, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट गवर्नमेंट भी तो बोला गया है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम को। इसके अलावा सेपरेशन जो सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम खरा नहीं उतरते। रीजन बीइंग कि पहली चीज तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, जैसे कि लोकसभा के अंदर मेंबर या राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ही तो मिलकर के सरकार बनाते हैं, जो भी मेजोरिटी लेने वाली पार्टी है लोकसभा में, है ना। इसके अलावा सरकार जो चलाई जाती है वो बेसिकली एमेच्योर्स के द्वारा। इसका मतलब ये कि मिनिस्टर साहब जो भी बन जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है इनको बहुत ज्ञान हो, वहां पर उनके लिए सचिवालय काम करता रहता है, वो उनको सचिव गाइड करते रहते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। अदरवाइज मिनिस्टर साहब को इतना नॉलेज नहीं होता जितना कि उधर देखें यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक्सपर्ट्स वहां पर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्शन करवा करके आने की जरूरत तो केवल प्रेसिडेंट को ही है ना, बाकी सेक्रेटरीज को तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो ये सिस्टम हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया वो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहली चीज तो देखो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, तो कहीं ना कहीं हम फेमिलियर रहे कि हाँ भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम एकदम बढ़िया रहेगा। दूसरा, हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी। आप देखो जब से हमने नेशनल स्ट्रगल की बात की है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड हम बार बार करते रहते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही मिलेगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं मिलेगी। इसके अलावा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉपरेशन देखने को मिला है बजाय की कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉपरेशन कहां था? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसके अलावा हमारी सोसाइटी कितनी डाइवर्स है, हम क्या चाहते हैं कि वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक स्टेट का, हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को हम प्रॉपर्ली इंश्योर कर सकें, जिससे कि वो इंटरेस्ट की, अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात कर सकें। तो वो चीज कहां थी? कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या था? नैरो रिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज्यादा तवज्जो दी। फिर हमारे पास में बात आ जाती है कि हमने देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश मॉडल से हम इंस्पिरेशन ले चुके थे। पर सवाल ये कि क्या हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है या फिर कुछ चेंजेस हैं? तो सीधी बात है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के सामने जब ये सवाल आया था तब एक ही बात बोली गई थी कि देखो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस तो कौन नहीं सीखेगा, आइडियाज कौन नहीं लेता दूसरे से, देखने वाली बात यह है कि आप अपने हिसाब से उसको यूज करते हो या कॉपी पेस्ट करते हो। तो हमने हमारे हिसाब से उस मॉडल को तैयार किया है। तो ऐसे में इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल को हम कंपेयर करें तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। देखो डेमोक्रेसी हमारे है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे हैं, पर डेमोक्रेसी का मतलब सरकार का इलेक्शन होना, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पांसिबल टू लेजिस्लेचर। पर हमारा जो मॉडल है डेमोक्रेसी का वो रिपब्लिकन सिस्टम के आधार पर है, ना कि मोनार्काइकल सिस्टम के आधार पर। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने डेमोक्रेसी सरकार का इलेक्शन किया, ब्रिटेन में भी सरकार का इलेक्शन होता है, पर हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिपब्लिकन मैकेनिज्म पे चलता है, जबकि ब्रिटिश मॉडल है वो मोनार्काइकल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट है ना, हमारे यहां पर है प्रेसिडेंट साहब, जिनका हर 5 साल के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर इलेक्शन जरूर होता है। वहीं पर ब्रिटेन के अंदर मोनार्काइकल, दैट मींस जो उनकी रॉयल फैमिली है ना, उसी के मेंबर्स जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं, राज्य के मालिक। हमारे यहां पर राज्य के मालिक का चुनाव होता है, वहां पर राज्य के मालिक एक परिवार से आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है बट मोनार्काइकल पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर वो रन होता है। वहीं पर हमारे यहां पर रिपब्लिकन है,
आई मीन रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी भी आपकी दो तरीके से रन हो सकती है, एक तो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, एक मोनार्काइकल डेमोक्रेसी। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे रिलाई किया बजाय की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन के लिए यह कहा जाता है कि वो औरत को आदमी नहीं बना सकती है या आदमी को औरत नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। अब आप सोचो कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं। वहीं पर हमारी पार्लियामेंट में क्या है कि जी पार्लियामेंट कर तो सकती है, डिसीजन हम बिना किसी बाहरी प्रभाव के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के हम हमारे खुद के डिसीजन लेंगे, पर जो डिसीजन होगा उसको जुडिशरी फाइनल करेगी। और जुडिशरी को हमने क्या पढ़ा है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्टीमेटली अपहेल्ड किसको कर रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को। क्लियर है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी बनी है ना। इसके अलावा हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे, ये कहीं ना कहीं राज्यसभा से आए और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया। वहीं पर अगर इंग्लैंड में किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वहां का जो लोअर हाउस है ना, हमारी लोकसभा के इक्विवेलेंट, उसका मेंबर होना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल अगर एक बार को तो एमपी भी नहीं है ना, तो भी वो मिनिस्टर बन सकता है। जैसा मैंने बताया, इवन प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ध्यान रखना कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। बट पॉइंट इज कि जिस डेट को वो ऑफिस में अपना काम करना शुरू करेंगे, उससे विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स उनको किसी ना किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसका मतलब 6 महीने तक तो बिना आप एमपी रहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप क्या देखते हो ब्रिटेन के अंदर कि एक इंडिविजुअल को अगर मिनिस्टर बनना है तो भाई वो पहले एमपी बनेगा तो ही वो मिनिस्टर बन सकेगा। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जब कभी भी कोई कानून बन जाता है और उसको एक्ट मतलब बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, फिर उसको प्रेसिडेंट साहब ने साइन दे दिया, सिग्नेचर दे दिया, असेंट दे दी, तो उसके बाद में वो जब इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाने वाला होगा तो उस टाइम पर जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल है ना, वो एक्ट है, उसको मिनिस्टर के द्वारा साइन नहीं किया जाएगा। हमारे यहां पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन नहीं है कि हाँ जी ये कानून XYZ मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, बिल पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, एक्ट बन गया, अब फाइनल वो मिनिस्टर जो है वो साइन और करेंगे और अपनी तरफ से अप्रूवल देंगे कि काम एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के हम इंप्लीमेंट करेंगे। वहीं पर आप ब्रिटिश मॉडल में देखोगे ना तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म वहां पर है, हमारे यहां पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी कानूनी, मान लो किसी एक्ट के चलते किसी के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, कानून अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों में मिनिस्टर के खिलाफ में क्या हमारे केस वेस होता है क्या? नहीं। वहां पर ब्रिटेन के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ भाई आपने एक्ट बनाया है, आपने अपनी तरफ से बहुत सोच समझ करके कानून तैयार किया है, तो अब आप इस पे साइन करो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये चीजें हमारे नहीं है, ब्रिटेन में है। इसके अलावा हमारे देश में कोई शेडो कैबिनेट का कोई मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर रूलिंग पार्टी को हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट है, तो ऑपोजिशन में जो लोग बैठे हैं तो उनको ब्रिटेन में देखा जाता है कि ये भाई भावी सरकार ये है। इसका मतलब कल को नहीं ये सरकार गिर जाए जो रूलिंग पार्टी वाली है, तो इमीडिएटली ऑपोजिशन वाले रेडी हैं कि हाँ जी हम अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं काम को। एक ये इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है तो उनके लिए एक सजेशन का भी काम दे देते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के अंदर या ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग एक तरीके से ट्रेनिंग लेते रहते हैं कि कल को ना हम भी चुनाव लड़ करके कभी मेजोरिटी में आएंगे तो हमें फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसका मतलब रूलिंग पार्टी तो हो गई आपकी, रूलिंग पार्टी के जो मेन चेहरे होते हैं, मेन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो तो कैबिनेट है, और ऑपोजिशन में जो लोग उसी तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं बट मोटा मोटा उनके द्वारा एक तरीके से सजेस्टिव मैनर में या अपनी खुद की प्रैक्टिस के तौर पे वो लोग काम करते हैं, तो उसको वो शैडो कैबिनेट बोल दिया करते हैं। तो ये ब्रिटिश मॉडल में देखने को मिलता है, हमारे यहां पर ये प्रेजेंट नहीं है। तो कई बार ये चीजें भी हमें ध्यान रखने वाली होती है कि हाँ भाई हमारे कौन सा सिस्टम है और ब्रिटिश मॉडल कौन सा है। ठीक है जी। अब आ जाती है बात फेडरल और यूनिटरी सिस्टम के बारे में हमें कुछ जानना। देखो फेडरल का मतलब हमने देखा कि किस तरीके से पावर का डिवीजन देखने को मिलता है, वहीं पर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज्यादा रहती है। तो इन दोनों के फीचर्स में हम समझते हैं।
देखो फेडरल सिस्टम जो होगा उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है। इसका मतलब एक तो नेशनल लेवल की और एक रीजनल का मतलब स्टेट लेवल की सरकार। तो आपने सब्जेक्ट्स को पावर को डिवाइड कर दिया। वहीं पर आप रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस की बात करोगे, जहां पर भी फेडरल सिस्टम होगा ना, तो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाएगा। कारण कि वहां पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन या फिर आप कह सकते हो जो मेन आप कह फेडरल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को कहीं खत्म ना कर दे, तो वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो बचा लेगा। इसके अलावा पावर डिवीजन की बात हम कर ही चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जैसे हमारे देश में है, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई चीजें हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी डाइल्यूट कर सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जिसको गार्जियन एक गार्ड प्रोवाइड कर रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे में कुछ भी मनमानी तरीके से नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरीके से वो पावर सेपरेशन का जो एक सिस्टम बना हुआ है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, हमने देखा अमेंडमेंट वाले में कि किस तरीके से फेडरल इश्यूज से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट अगर लाना हो तो उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनके 50% स्टेट्स में से आपको लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप वो चेंजेस ला सकते हो। तो रिजिड हुआ कि नहीं। इसके अलावा जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी फेडरल फीचर है। क्यों? क्योंकि कल को ना स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट आए तो वहां पर बिना किसी प्रेशर के जुडिशरी काम कर सके। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर जैसे कि लोकसभा है वो तो हम डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं, वहीं पर राज्यसभा के नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि वो तो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और एक्चुअल में राज्यसभा के एमपीस का इलेक्शन भी कौन करके भेजते हैं? हर एक राज्य के अपने खुद के इलेक्टेड एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके से बाई कैमरल सिस्टम भी हो गया ना, तो एक राज्यों के हिसाब से काम करेगी, एक ओवरऑल पूरे देश को यूनियन के तौर पे कंसिडर करती हुई काम करेगी। तो बाई कैमरल सिस्टम हुआ कि नहीं, दो हाउसेस। इसके अलावा यूनिटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसमें सिंगल गवर्नमेंट होती है, दैट मींस नेशनल गवर्नमेंट जो कि बहुत पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखित भी हो सकता है और अनलिखित भी हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर डिफरेंट कन्वेंशन और डिफरेंट लॉज होते हैं ना, उन्हीं को वहां पर ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं। ऐसे हमारी तरह एक सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं बता सकते कि हाँ जी ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, जबकि फ्रांस में ऐसा है, जबकि दोनों जगह पर आपको यूनिटरी फॉर्म की गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पावर डिवीजन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में होती है? मेनली नेशनल गवर्नमेंट में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम हो सकता है जैसे कि जापान में, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ना भी हो जैसे कि ब्रिटेन में। मैंने बताया कि किस तरीके से वहां पर अलग अलग लेजिस्लेशन का कॉम्बिनेशन मिला करके और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ऐसे में कोई रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा रिजिड भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल जैसे ब्रिटेन का है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट ना भी हो। और लेजिस्लेचर बाई कैमरल जैसे कि ब्रिटेन है, और चाइना जैसे कि यूनिकैमरल है, एक हाउस वाली लेजिस्लेचर भी हो सकती है अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें। तो ये डिफरेंस भी हमें ध्यान होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस ले रखे हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड। तो देखो इसमें सीधी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पूरी मशीनरी को आप समझोगे ना, तब तो हमें समझ में आएगा कि हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट लेवल पे सेपरेट मैकेनिज्म काम करता हुआ दिखता है। बट वहीं पर ये जो फेडरेशन वर्ड है ना, फेडरल, ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हो रखा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज हो रखा है दैट इज यूनियन, जो कि आर्टिकल 1 के अंदर सीधा सा मेंशन्ड है। इसके पीछे जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी से पूछा कि भाई हम फेडरल वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहे, कि जबकि जबकि हमारा पूरा मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा फेडरेशन के हिसाब से काम कर रहा है, जहां पर नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की डिवीजन कर रखी है हमने पावर की। तो उनके द्वारा जवाब साफ साफ दिया गया कि देखो हमारा जो फेडरेशन है ना, उसमें स्टेट साथ में आकर के कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं इस फेडरेशन को, हम स्टेट्स को क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहां पर स्टेट्स अमेरिका की तरह, यूएसए की तरह इकट्ठा होकर के फिर फेडरेशन बनाते, तब तो हम वहां पर फेडरेशन काम में ले सकते थे वर्ड। बट हमारे यहां पर ज्यादा टेंडेंसी किसकी तरफ है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि पहले डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लीडरशिप में हमने इंटीग्रेट किया पूरे इंडिया को, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से हमने डिवीजन किए हैं। तो ऐसे में हमने एक तरीके से होल्डिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, ना कि कमिंग टुगेदर वाला। तो इस तरीके से हमने फेडरेशन की जगह वर्ड यूज किया यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। इसमें हमारी टेंडेंसी क्या दिखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ज्यादा पावरफुल दिखेगी। आप खुद महसूस करते होंगे कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में अपना अपर हैंड रखती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कहीं ना कहीं हमारे यहां पर स्टेट्स को आपने ऑटोनॉमी भी दे रखी है कि आप अपने डोमेन में काम कर सकते हो,
बट वहीं पर स्टेट्स को इतनी फ्रीडम भी नहीं दे रखी कि स्टेट्स मन में आए तब अपनी मतलब इंडिया से अपने आप को सेपरेट कर लें। इसका मतलब यह हुआ कि हमने नेशनल इंटेग्रिटी को तो सुप्रीम रखा, बट ऑटोनॉमी भी दी स्टेट्स को, जिससे कि हमारा सिस्टम आराम से काम कर सके। दूसरा, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती है जब हमें नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देनी पड़ती है, जैसे कि इमरजेंसी का केस हम एकदम कंसिडर कर सकते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर चल गई। फॉर एग्जांपल, किसी मान लो चाइना या पाकिस्तान से कोई लड़ाई हो गई, तो उस केस में हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर पूरा मामला पूरे देश का आ जाता है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल बन जाती है। तो ये टेंडेंसी आ गई ना, वो कहीं ना कहीं क्या शो करती है, बायस टुवर्ड्स सेंटर। तो ये एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज है दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के बीच में, कि एक तरफ तो आप डिवीजन करके स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे रहे हो, पर वहीं दूसरी तरफ उन स्टेट्स की पावर को भी आप खत्म कर देते हो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के डेवलप होने पे। तो ये चीजें आपको थोड़ी समझ लेनी है। इसके अलावा क्यों हमने इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप किया, क्यों हमने फेडरेशन का मैकेनिज्म यूज किया? देखो, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो सिंगल थंब रूल के आधार पर आप पूरे देश को नहीं चला सकते। और दूसरा, हमारी सोसाइटी कल्चर कितनी ज्यादा डाइवर्स है, तो सबको रिप्रेजेंटेशन, सबका कंजर्वेशन, ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने फेडरेशन का आइडिया अडॉप्ट किया। बट अगेन आर्टिकल 1 में हमने यूनियन वर्ड यूज किया है, ना कि फेडरल। अब फेडरल ना यूज करने के पीछे ये तो आपको मैंने बोल ही दिया कि ये कोई स्टेट्स के साथ में आकर के किया हुआ एग्रीमेंट नहीं है, जबकि ये पूरा पहले यूनियन को बनाया गया, फिर स्टेट्स बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ फेडरल जो है, हमारा जो फेडरेशन है, वो इनडिस्ट्रैक्टेबल है। इसका मतलब ये कि किसी भी हाल में इंडिया खत्म नहीं होगा, इंडिया तो कंटिन्यू करेगा। हां, पर जो स्टेट्स है ना, उनकी बाउंड्री चेंज की जा सकती है। वो हमने ऑलरेडी टेरिटरी स्टेट्स, इनके बारे में जो चैप्टर था उसमें डिस्कस कर लिया। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब हम हमारी सरकार की बात करते हैं, तो हम सरकार का जो प्रिंसिपल है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि देश की जो सरकार होती है, उसके ऊपर संविधान के द्वारा लिमिट्स लगाई जाती है, जो कि मैं आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हैं वो सरकार के ऊपर लिमिट लगाते हैं कि सरकार मन में आए जो नहीं कर सकती। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। और दूसरी तरफ सरकार को जो कुछ भी ताकतें मिलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती हुई ही दिखाई देती हैं। हमें पता है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन सी सरकार अपना लॉ बना सकती है, वो प्रोविजन भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है। इसका मतलब सरकार पे एक तरफ लिमिटेशन भी लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार को एम्पावर भी किया जा रहा है। तो वो सारा काम कहां से हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा सोवरेन अथॉरिटी, फाइनल जो डिसीजन होने वाला है, जो अल्टीमेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, वो कौन है? भाई, लोग। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में एक तो लोगों के हाथ में पावर होती है, दूसरी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है, खुद से वो कुछ भी तैयार नहीं कर सकते, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है, उनके आधार पर सरकार के ऊपर लिमिट्स भी लगाई रहती है। दैट मींस लिमिटेड गवर्नमेंट भी होती है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करें। अब हम बात कर लेते हैं, जब फेडरेशन की बात आ गई तो यूनिटरी फीचर्स की बात कर लेते हैं हमारे देश में। तो हमने कौन से यूनिटरी फीचर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है स्ट्रांग है। दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, दैट मींस पार्लियामेंट स्टेट से बिना कंसल्ट किए भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, चाहे स्पेशल मेजोरिटी हो या फिर आपको पता है ऐसे अमेंडमेंट्स भी अलाउ किए जाते हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश की एक सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए का सिटीजन तो है ही, बाकी वहां के जो 50 स्टेट है, जिस स्टेट के आप, वो स्टेट की सिटीजनशिप अलग से होती है। तो वो चीज हमारे यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं खत्म की गई। रीजन बीइंग कि कहीं ना कहीं फिर सन ऑफ सॉइल सेपरेशन का आइडिया, ठीक है, द्राविडीनियम, या अलग अलग अपने रीजनल एस्पेक्ट को लेकर के सब अलग होने की सोचे, तो वो रिस्क हमारे फोर फादर्स ने बिल्कुल नहीं ली। इसके अलावा हमने इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी का मैकेनिज्म, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके द्वारा पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है, पूरी ऑडिट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो इंटीग्रेटेड। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एमपीज का इलेक्शन भी कराता है पार्लियामेंट के लिए, और एमएलएस का इलेक्शन भी करवा देता है स्टेट लेवल पे। इसी तरीके से स्टेट जो है वो इनडिस्ट्रैक्टेबल है, दैट मींस हमारी जो स्टेट्स नहीं है भाई, स्टेट है ये, ठीक है ना। स्टेट का मतलब पूरा राज्य,
जो इंडिया है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल भी खत्म कर ही नहीं सकते। तो वो क्या शो हो रहा है, कहीं ना कहीं पावर कन्फाइन कर रखी है, सेंट्रलाइज कर रखी है। इसके अलावा हमारे यहां पर स्टेट्स को क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। जैसे कि हम राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो उसी के इक्विवेलेंट यूएसए के अंदर सेनेट है, अपर हाउस। वहां पर तो क्या है, यूएसए में हर स्टेट को 2 सीटें दे रखी हैं, तो 100 सीटों की सेनेट है, परमानेंट फिक्स है, 50 50 गुना 2 100 हो गई। जबकि हमारे यहां पर यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो सीटें सबसे ज्यादा है। गोवा सिक्किम जैसे स्टेट्स को बहुत कम सीटें दे रखी हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है ना। इसका मतलब मोर और लेस आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। फेडरेशन में तो मोर और लेस सबकी बराबर पावर होती है ना, पर हमने क्या किया है, पहले इंडिया को बनाया फिर डिवीजन किए। इस वजह से हम कहीं ना कहीं स्टेट्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते हुए देखते हैं। इसके अलावा जुडिशरी क्या हमारी सेपरेट है? यूएसए के अंदर तो फेडरल जुडिशरी अलग है और स्टेट जुडिशरी, स्टेट के जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं। क्या हमारे ऐसा है? नहीं, हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूज किया है जो कि मोर और लेस यूनिटरी टेंडेंसी को शो करता है। इसके अलावा हमने पार्लियामेंट्री अथॉरिटी को ये एम्पावरमेंट, ये पावर भी दी है कि सिचुएशन में अगर कोई मुद्दा आ जाए, कोई इमरजेंसी का केस है या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांस है जिसके चलते स्टेट सब्जेक्ट जो कि 7 शेड्यूल के आधार पर स्टेट्स को दिए हुए हैं उन पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, तो ये टेंडेंसी यूनिटरी तो हुई। इसके अलावा स्टेट विधानसभाओं के द्वारा कोई बिल पारित कर दिया गया और उस बिल को अगर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो प्रेसिडेंट रोक सकते हैं उसको, छोड़ मतलब बिना साइन करे कितने टाइम तक, तो वो पावर भी कहीं ना कहीं यूनिटरी टेंडेंसी है। हमें पता है कि प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करते हैं। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन एक ही हमने यूज किया, यूएसए के अंदर स्टेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। क्या हमारा ऐसा है? नहीं, हमने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया, तो यूनिटरी टेंडेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करी दी। ऑल इंडिया सर्विसेज, भाई सीधी बात है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस आईपीएस जो लोग भी बनते हैं उनका रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है? वो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रेनिंग व्रेनिंग सारा करवा करके, पर वो काम करेंगे किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी बन जाता है कि स्टेट्स एलिगेशन लगाते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म करो और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर इकट्ठा करके रखती है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के थ्रू अपने मन में आए जो चीजें करवाती है। तो ये भी एक अपने आप में यूनिटरी टेंडेंसी को शो करता है। और गवर्नर, ये तो प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। आपको पता है ना, प्रेसिडेंट की प्लेजर तक वो काम करते रहते हैं। अब प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में गई? सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो यूनिटरी टेंडेंसी हुई कि नहीं? तो ये यूनिटरी फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हमने कुछ एस्पेक्ट्स देखने थे वो हमने देखे, बट अब साथ ही साथ में आपको जो क्वेश्चंस बताए थे उनका आंसर भी तो देना ही है ना। चलो अब उनके आंसर को देख लेते हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि कौन सा फेडरल प्रिंसिपल हमने नहीं यूज किया। अब देखो, क्या हमने जुडिशियरी को फेडरल और स्टेट लेवल पे डिवाइड करके रखा हुआ है? नहीं। क्या हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है स्टेट्स को अपर हाउस में? नहीं। बाकी ये दोनों सही हैं। तो पूछा भी तो ये था ना, नॉट फाउंड, तो 1 और 2 सी इसका आंसर चला जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन क्या था कि आर्टिकल 1 में हमने ये लिखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि हम फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यूनिट्स जो हैं, यूनिट का मतलब स्टेट्स की बात हो गई, स्टेट्स यहां पर साथ आकर के उन्होंने फेडरेशन क्रिएट नहीं किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे में रीजन जो है वो असर्शन को बिल्कुल सपोर्ट करता है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आंसर आपका ए चला जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिला होगा, बहुत सारे की पॉइंट्स देखने को मिले होंगे। ये पॉइंट्स बिल्कुल आपको मिस नहीं करने, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका ये फेडरल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।